नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और आप जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। खबर ये कि सीजेआई चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गणेश उत्सव होता है लेकिन उन तस्वीरों को लेकर हो जाता है विवाद क्यों होता है और क्या आरोप लग रहे हैं। तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दो तीन मुख्य आरोप हैं। उसमें सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर्स के बंटवारे को लेकर बात हो रही है कि दूरी होनी चाहिए हमेशा। दूसरा ये कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले से राजनीतिक चश्मों से भी देखा जा रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। और तीसरा सेक्युलरिज्म को लेकर प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया और उसको लेकर भी एक चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। अब इन सारे सवालों का जवाब और विश्लेषण जानने के लिए आज हमारे साथ मिलिंद खांडेकर जी हैं, तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर। सबसे पहले अगर मैंने भी जो ट्वीट्स देखे उसमें सबसे मुख्य तौर पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो दूरी होनी चाहिए, जो गैप होना चाहिए, उसको लेकर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप इसका विश्लेषण किस तरीके से करेंगे? देखो निधि, पहले तो ये खबर समझ लेते कि हुआ क्या है। देखिए, कल रात को प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के घर पे गए और जो तस्वीरें हमने देखी है कि उसमें वो आरती कर रहे हैं गणेश जी की। तो गणेश उत्सव जो है मराठी परिवारों में 11 दिन तक मनाया जाता है और ये इसमें हर दिन पूजा आरती होती है। तो प्रधानमंत्री भी वो आरती करने के लिए कल गए थे और वो जब तस्वीरें आई, वो वीडियो आए, वो फोटो आए, उसमें प्रधानमंत्री की जो वेशभूषा थी उस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने मराठी वेशभूषा पहन रखी, जो टोपी पहनी हुई है, और उन्होंने जो ट्वीट किया वो मराठी में ट्वीट किया, ताकि जैसा कि शिवसेना ने आरोप लगाया उद्धव ठाकरे की कि ये जानबूझकर महाराष्ट्र चुनाव के लिए किया गया है। हालांकि ये बात समझ लीजिए कि महाराष्ट्र चुनाव अभी भी 2 महीने दूर है। तो एक तो ये राजनीतिक विवाद जो है इसको लेकर हुआ, क्योंकि आमतौर पे हमने ऐसा देखा नहीं है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पर जाके कोई पूजा या कोई प्राइवेट फंक्शन में कोई भाग ले रहे हैं। तो इससे पहले सिर्फ एक ही मिसाल थी कि प्राइवेट मीटिंग हुई थी जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, तो तब प्रधानमंत्री वहां पर दौरा करने गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम में गए थे, तब जो कोर्ट रूम नंबर 1 है जो कि चीफ जस्टिस का कोर्ट होता है, वहां पर उनकी एकांत में मुलाकात हुई थी। तो तब लोगों ने सवाल उठाया था कि एकांत में मिलना नहीं चाहिए था प्रधानमंत्री को और चीफ जस्टिस को। तो कुल मिला के विवाद की जो शुरुआत है, ये जो कल तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आया है, वो इस बात से हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के घर जाना चाहिए था या क्या चीफ जस्टिस को उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए था। तो ये विवाद जो है अब सोशल मीडिया पर बिल्कुल 2 तरह से बंटवारा हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने तो अभी तक मुझे नहीं लगता कोई स्टैंड लिया है, लेकिन एक तरफ जो लिबरल लोग हैं और एक तरफ भाजपा है जो कि इसका समर्थन कर रही है, भाजपा के सहयोगी इसका समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बड़े वकील हैं जैसे प्रशांत भूषण है, इंदिरा जयसिंह है, इन्होंने खुलकर विरोध किया है कि ये गलत है जी। और जो हमने पहला सवाल जो हम कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो पावर्स होते हैं उसमें दोनों में गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। इस बात को अगर दर्शकों को हम समझा पाए कि क्यों ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा इस तरह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा वादी कौन है जो केस लड़ रहा है। उसमें लगभग सभी, मतलब जो सिविल मैटर, जो 2 पक्षों के बीच में मैटर है, लेकिन अदरवाइज लगभग हर दूसरे मामले में सरकार कोई पक्ष है। और भारत सरकार अगर कोई पक्ष है तो उस भारत सरकार के सबसे बड़े मुखिया एग्जीक्यूटिव के हैं प्रधानमंत्री। तो ये माना जाता है कि जो आपका मतलब एक तरह से वो क्लाइंट है। ये वादी से मेरा मतलब ये है कि भाई भारत सरकार या तो वादी है या प्रतिवादी है, या तो उसने पिटीशन की है या उसके खिलाफ पिटीशन हुई है, और उस पर जिसको फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट में अकेले कोई चंद्रचूड़ साहब जज नहीं है, लेकिन वो सारे जजों के एक तरह से सिंबॉलिकली सही वो प्रमुख है। तो जो एक एग्जीक्यूटिव का प्रमुख है जिसके बारे में जुडिशरी को सुनवाई करनी है, और दूसरी तरफ आप कहिएगा कि जो जुडिशरी को जिसको सुनवाई करनी है, जिसके मामले और जिसको सुनवाई करनी है। अब अगर वो कहीं प्राइवेटली मिल रहे हैं तो ये माना जाता है कि जो एक चर्च और स्टेट एक मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये होता है कि भाई मतलब एक सेपरेशन होना चाहिए, जो कि हमारे संविधान में भी आप देखेंगे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सबको चेक एंड बैलेंसेस सब में है। तो ये जो बात आप कह रही है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने कहीं कोई कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा नहीं कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पर नहीं जा सकते हैं या पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक
कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्ट किया था खुले अदालत में कि भाई कैसे उनका आचरण होना चाहिए। तो उस आचरण में मैं वो पूरी लंबी लिस्ट है वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके जो मुख्य रूप से बात है उसमें वो ये बात कही गई है कि जो जजेस हैं वो अलूफ रहेंगे, मतलब वो समाज से कटे हुए रहेंगे। तो उसके पीछे आइडिया ये होता है कि चूंकि अगर मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं तो हम प्रभावित हो सकते हैं। अगर जजेस जो है वो समाज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, लोगों से मिलजुल के उनके विचारों से वो इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। तो ये वजह से उनको कहा गया कि वो अलग थलग रहे समाज से। तो जजों को ये माना जाता है कि उनको समाज में बहुत घुलना मिलना नहीं चाहिए, उनको कोई उनकी जो पब्लिक लाइफ कोई उस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो वो वही एक मुद्दा है जो कि बार बार लाया जा रहा है प्रशांत भूषण की तरफ से भी और भी लोगों की वजह से। अगर आपके पास वो वाली कोड ऑफ कंडक्ट हो तो उसमें यही बात है कि अलूफ रहे। जी जी, जो प्रशांत भूषण ने अंग्रेजी में लिखा था वो ही अगर हम कोट करें, उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए, जो अलूफनेस की बात कह रहे थे। उसके द्वारा ऐसी कोई कार्य या चूक नहीं होना चाहिए जो उसके उच्च पद और उस सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो जिसमें वो धारण करता है, और ये संहिता का उल्लंघन है। ये प्रशांत भूषण ने ये बात कही है। तो अगर प्रशांत भूषण की बात पर हम जाए, क्या ये उस संहिता का उल्लंघन है ये मुलाकात? देखिए वही वाली जो बात आप मैंने कहा ना कि भाई अब ये जो आचार संहिता होती है ये कोई कानून नहीं होता है। आचार संहिता आपने जैसे चुनाव में भी आचार संहिता, ये आचरण आपसे अपेक्षित है कि आप ऐसा करोगे, ये किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ये अपेक्षित है कि आप आचार संहिता में जो आपका एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट हर एक को समाज में, जैसे जजों का आचरण कैसा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में खुद ही तय किया था, मतलब आज से करीब जो है 27-28 साल पहले ये किया था। तो अब अगर ऐसा नहीं है कि इसके कोई इम्प्लीकेशन है या आप इस पर कोई मुकदमा कर दोगे या कोई केस हो जाएगा, लेकिन ये लिखा गया है कि अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। मतलब जो उनका जिस ऑफिस को वो होल्ड कर रहे हैं, मतलब जो जज की जो कुर्सी है वो जज वो जैसे अलग थलग रहते हैं, वो समाज में घुलते मिलते नहीं है, तो वो उनको रहना चाहिए। दूसरी बात, देयर शुड बी नो एक्ट ऑफ or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held। तो अब ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि वायलेशन ऑफ कोड है, लेकिन अब ये सब्जेक्टिव चीज है निधि कि ये क्या ऐसा कोई आचरण है जो अनबिकमिंग है। अनबिकमिंग से मतलब कि वो मान्य नहीं है, बहुत कोई गलत बात हो गई है। तो यहाँ जो अभी तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को बुलाया था और चीफ जस्टिस क्या मैंने कहा ना, जैसे 11 दिन के लिए ज्यादातर घरों में गणपति रखे जाते हैं तो रोज पूजा अर्चना होती है, रोज आरती होती है, तो चीफ जस्टिस ने ही इनविटेशन भेजा था प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री खुद आए। और ये कहना है सूत्रों का कि जब प्रधानमंत्री और वहां आए थे तो और भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहां मौजूद थे, रजिस्ट्री के लोग भी थे, और भी लोग थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई ये बिल्कुल प्राइवेट कोई मुलाकात थी और प्रधानमंत्री ने सिर्फ पूजा पाठ किया और वो वहां से बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया, बड़ी ब्रीफ मीटिंग वहां पर। हाँ, तो मतलब उनको ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए जो कोर्ट नंबर 1 की मुलाकात का बार बार जिक्र होता है, जबकि उस समय कहा जाता है कि 2 ही लोग कमरे में थे। तो जब आए हैं तब भी वो कह रहे हैं कि बाकी लोग भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, और वो उनका कहना है कि ये कोई प्रधानमंत्री को ही नहीं, बाकी लोगों को भी हमने पिछले दिनों में पूजा अर्चना के लिए बुलाया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अनबिकमिंग है कि नहीं है ये सब्जेक्टिव है। अब हो सकता है कल को कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दे कि भाई ये सही नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक किस्सा इसलिए याद आता है निधि कि जो आचरण की बात चूंकि हो रही है, तो मुझे याद है कि हम लोग ने तब रिपोर्टिंग शुरू ही की थी, लेकिन आपको याद होगा मुंबई ब्लास्ट का केस हुआ था। तो मुंबई ब्लास्ट का जब केस हुआ था तो वहां पर आर्थर रोड जेल में एक अदालत बनाई गई थी, क्योंकि वहां पर सारे आरोपी 100 से ज्यादा आरोपी थे, उनको रोज रोज आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, सिक्योरिटी रिस्क था। तो जेल के अंदर ही अदालत बनाई गई थी। तो जब अदालत बनाई गई थी जेल के अंदर, तो जयंत पटेल जज थे टाडा कोर्ट के। तो उस समय एक कपिल सिब्बल ही मेरे ख्याल से उस समय पेश हुए थे, या राम जेठमलानी पेश हुए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, संजय दत्त की तरफ से। और एक पिटीशन मूव की गई कि जब इस कोर्ट का इनॉग्रेशन होने से पहले एक सत्यनारायण की पूजा उस कोर्ट रूम में की गई थी, तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है और ये गलत हुआ यहाँ पर। मतलब और चूंकि आरोपी भी सारे वहाँ मुस्लिम थे, तो सारे तो नहीं लेकिन लगभग सारे ज्यादातर आरोपी मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि एक जज बायस है कोर्ट रूम में इस तरह की जो सत्यनारायण पूजा
इनॉग्रेशन से पहले होना ये गलत है। तो न केवल उस पिटीशन को जयनारायण पटेल की कोर्ट ने, बल्कि बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हुई, वहां पर भी उसको खारिज कर दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसी हो रही कि भाई ये तो घर पे हुआ है, वो तो कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में पूजा पाठ को लेकर आपत्ति की गई थी, सत्यनारायण की पूजा कैसे हो गई। तो ये तो मेरी अपनी आंखों देखी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो इसलिए आपने जैसे शुरुआत में कहा कि इस डिबेट के मुख्य रूप से दो पहलू है कि क्या ऐसी कोई मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेकुलरिज्म का सवाल है कि भाई मतलब अगर एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन की पूजा की, उन्होंने काशी विश्वनाथ में भी पूजा की। तो सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के घर पे जाने वाली बात जो है, अब आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस को भी सेकुलर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आर्ग्यूमेंट है कि नहीं वो सेकुलर है लेकिन वो अपने प्राइवेट पूजा में तो वो जिसका भी वो फेथ है उसका वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे दो डिबेट है। तीसरी डिबेट जो हो रही है वो ये हो रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव है जो शिवसेना आरोप लगा रही है, और शिवसेना का एक मामला भी चल रहा है कि जो विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जी, और ये अगला सवाल भी मेरा यही था, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बवाल इस मुलाकात को लेकर छिड़ गया है। संजय राउत का हमने बयान देखा, और भी नेताओं के वहां से बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो तारीख पे तारीख उस केस में मिलती जा रही है। ऐसे में संजय राउत का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री और चंद्रचूड़ जी के बीच में इतनी करीबी है, ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि हमें न्याय मिलेगा, ये उनका कहना है। नहीं तो अब ये देखिए, अब अगर ये मुझे लगता है कि इसको न्याय से जोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र का केस है उसकी तारीख वैसे भी अभी 21 अक्टूबर लगी हुई है। ठीक है, तो ये कोई अभी तो लगी नहीं है कि ये पूजा के बाद तारीख लगी है और बात हो गई और अब वो टाल रहे हैं। और वैसे भी ये बात भी समझ लेना चाहिए कि 2 महीने में तो 2 महीने से भी बल्कि कम समय रह गया। 8 नवंबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। तो वो अगर सरकार को बेनिफिट 2 महीने में क्या दे सकते हैं कहने के लिए, तो आप कह सकते हैं 1 दिन में भी दे सकते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल भी अब बहुत कम रह गया है, मात्र जो 2 महीने से भी कम, क्योंकि इस बीच में अभी दिवाली की छुट्टी भी लगेगी, वीकेंड्स की भी जो छुट्टी होती है। तो कोर्ट की मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल से अब कोर्ट की जो सिटिंग होगी अगले 60 दिन से भी कम समय उनका कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें से भी 30 से 40 दिन का कार्यकाल एक्चुअल में वर्किंग वाला होगा। तो अब इस तरह के आरोप जो है आप राजनीतिक पार्टियां लगा सकती है, लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट में कोई बैठा है कोई भी जज, तो वो अकेले तो फैसला देता नहीं। आमतौर पे कोई सिंगल बेंच का उसके साथ में 2 जज होते हैं, कम से कम 2 जज होते हैं, 3 जज होते हैं। तो ये बात किया जाए ना कि नहीं इसी की वजह से जो है हमारे तारीख पड़ रही है, ये मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी है। क्योंकि अगर आपको ये बैठक सही है या गलत है ये मान सकते हैं कि आपको ये पब्लिकली इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि वो फैसले ऐसे देंगे? तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी नाइंसाफी है इस तरह की बातें करना, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी अदालत पर ये सवाल उठा रहे हैं। आचरण उनका एक अलग चीज है, लेकिन उनके आचरण की जो परीक्षा होगी वो तब होगी जब वो कोर्ट में फैसला सुनाएंगे। तो वो फैसला अभी तक जो उन्होंने फैसले दिए, तो कई पर जिसने जिसकी सहूलियत है तो लोगों ने उस पर तालियां भी बजाई, और कुछ जब उनके सहूलियत की नहीं थी तो उन्होंने कहा नहीं भी ये ठीक नहीं है। तो ये बात कह देना कि एक आरती कर भरने से ही वो फैसले बदल देंगे, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बयान है, और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। आप इस पे बात कर सकते हैं कि नहीं जी ये आचरण आपका ठीक नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, पर क्या वो आचरण आपका जस्टिस को प्रभावित करेगा कि नहीं? इस तरह के आरोप जो है मुझे लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम अपने विश्वास कम करते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये कि महाराष्ट्र में चुनाव हैं, उससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एकदम उसी वेशभूषा में नजर आए, आप बेहतर जानेंगे उस बात को। क्या राजनीतिक चश्मों से अगर उसे देखे, मतलब इस बात को हटा दे जो संजय राउत कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या ये कोई राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है? नहीं देखिए, अब जो भी राजनेता होता है निधि, वो राजनीति तो हर जगह करता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने भी जब मराठी में ट्वीट करके कहा कि मैं गणेश के दर्शन करने के लिए गया था, तो वो संदेश दे रहे हैं महाराष्ट्र को मराठी में। वो तो हर जगह जब वो अगर कर्नाटक में जाते हैं तो वो कन्नड़ में उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो तो राजनीति हो रही है, वो चुनाव के लिए हो रही है। या उन्होंने जिस तरह की वेशभूषा थी, जो टोपी टिपिकल एक जो मराठी
टोपी पहनी जाती है पूजा के समय या अदरवाइज भी वो पहन के वो आए हैं, उसमें उनकी तस्वीरें आई हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री तो ये हमने देखा है कि वो हमेशा चुनाव के पहले ऐसी वेशभूषा कई बार वो धारण करते हैं या उस वर्ग को मैसेज देने की बात करते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, इसके मूल में, इस विवाद के मूल में ये बात समझने की जरूरत है कि इस विवाद के मूल में बात ये है कि क्या ये आचरण ठीक है कि नहीं, क्या इनको प्राइवेट फंक्शन में प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था, क्या प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, क्या जो आपने बात कही कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए राजनीति तो करेंगे ही, प्रधानमंत्री अगर वहां गए हैं और उनको एक पॉइंट स्कोर करना है, और देखिए इसमें अगर किसी का नुकसान है या किसी पर सवाल उठ रहा है तो प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल तो जस्टिस चंद्रचूड़ पे उठ रहा है। फिर प्रधानमंत्री को बुलाया गया, वो चले गए, वो डिक्लाइन कर सकते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जिसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है वो है चंद्रचूड़ साहब पर। और जो हमने अभी बीच में बात भी की, सेक्युलरिज्म से जो जोड़कर इसे देखा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको जैसे मिसाल दी ना कि जो मुंबई में कोर्ट में जब पूजा हुई थी तो उसी को तब उन्होंने मांग की थी, संजय दत्त जो वकील थे, और मेरे ख्याल से राम जेठमलानी भी उसमें पेश हुए थे, कपिल सिब्बल भी, यहाँ तक मुझे याद पड़ता, लेकिन राम जेठमलानी तो 100% पेश हुए थे। तो इन लोगों ने मांग की थी कि जस्टिस जो पटेल है, जय नारायण पटेल, ये इस केस की सुनवाई ना करें, वो अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि उन्होंने ये पूजा पाठ में भाग लिया है। तो वो केस उनके सामने अर्जी लगी कि आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है कि प्रशांत भूषण के जो पिताजी है शांति भूषण, वो भी उस केस में वकील के तौर पे पेश हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि शांति भूषण में कि मैं तो इलाहाबाद से आता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बड़े बड़े जजेस रहे, मैं भी घर में पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं कभी उसका डिस्प्ले नहीं करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो चीफ जस्टिस के घर पे बात हुई है, वो वाला जो केस था वो कोर्ट रूम के अंदर सत्यनारायण पूजा को लेकर हुआ था। तो जो जयनारायण पटेल वकील थे उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में भी जब गया तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता तो वो ये कह सकता था कि नहीं जी ये गलत हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इस बात को नहीं माना। मतलब पटेल साहब भी जज बने रहे उस केस में। तो कुल मिला के ये जो आप बात कह रही है, जो सेकुलरिज्म वाली बात है, मुझे लगता है सेकुलरिज्म से ज्यादा अगर कोई इशू है तो वो ये है कि आपका आचरण पब्लिक में कैसे होना चाहिए, क्या आपको प्राइवेटली किसी से, जो अलूफनेस वाली बात है, क्योंकि अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट भी देखेंगे, सेकुलरिज्म तो निहित है आपके, मतलब किसी भी जुडिशियल, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठा तो उसको तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात लिखी गई है। बात वही वाली है कि अलूफ रहना चाहिए, मतलब उनको समाज में ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, उनको ज्यादा, तो वो जो उसका उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जैसा कि प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इसका उल्लंघन हुआ है, अब ये उल्लंघन हुआ है, इस पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है ये जानकारी मुझे नहीं है। अब हो सकता है कि कल को कोई पिटीशन मूव कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तब पता चलेगा कि क्या होगा। और इस पर हमने देखा, क्योंकि सुबह से स्टोरी को हम ट्रैक कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया है। मुझे लगता है शायद कुछ देर पहले संजय सिंह का कोई रिएक्शन आया था, लेकिन महाराष्ट्र से कई रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है फिलहाल। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सेफ प्ले करना चाह रही है कांग्रेस की इस मामले पर, ना कुछ ज्यादा बोला जाए? देखिए बात यह है कि आपने जो कहा ना कि कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस कोई भी स्टैंड लेती है तो वो उसको बहुत सोच समझकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो शिवसेना के लिए तो अभी महाराष्ट्र का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिवसेना का अगर कांग्रेस पार्टी कुछ बात भी कहती तो उसके पूरे देशव्यापी परिणाम है एक तरह से। तो बात यह है कि जो बात आपने कही कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो उल्टे बीजेपी, अगर आपने देखा होगा तो बीजेपी भी जो, हालांकि जो आरोप लगा रही है बचकाने आरोप इस तरह से है कि वो कह रही है कि जो पहले मनमोहन सिंह के घर पे जब इफ्तार हुई थी तो उस समय जो बालाकृष्णन चीफ जस्टिस थे वो उसमें शामिल हुए थे, तो ये इसलिए वो, मतलब वो गणेश उत्सव और इफ्तार पार्टी की एक तरह से तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मनमोहन सिंह ने जो इफ्तार पार्टी बुलाई थी वो पब्लिक फंक्शन था, वो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने वो इवेंट किया था जी। यहाँ फर्क ये है, जो बीजेपी कह रही है वो गलत इसलिए है क्योंकि ये प्राइवेट इवेंट है, ये चीफ जस्टिस ने कोई सुप्रीम कोर्ट में ये इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया है, ये हुआ है उनके घर पे। तो वो जो अलूफनेस वाली जो बात है ना, सेकुलरिज्म वाली डिबेट भी, मतलब अलूफनेस वाली बात लीजिए, जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह ने इफ्तार 1-to-1 चीफ जस्टिस को दिया होता, या नरेंद्र मोदी ने
1-to-1 कोई दिया होता तब तो आप कह सकते हैं। तो ये सेकुलरिज्म वाली जो बात इसमें आ रही है कि भाई नहीं, मोदी जी ने गणपति पूजा कर ली तो आपको आपत्ति है, लेकिन मनमोहन सिंह ने जब इफ्तार में चीफ जस्टिस को बुलाया था उसका अब क्या होगा। तो ये हर बार जो होता है ना व्हाट अबाउट दिस वाली जो बात होती है, तो अनफॉर्चुनेटली सारी डिबेट उसी पे चली जाती है। लेकिन मेरी नज़र में इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि जजों का आचरण कैसे होना चाहिए, क्या उनको समाज में घुलना मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहले से ये माना जाता है निधि कि अंग्रेज़ों की भी जो सिस्टम हमने जिसको एक तरह से कंटिन्यू किया है कि भाई अलूफनेस होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जज किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, जज बहुत कम किसी पब्लिक फंक्शन में जाते भी है तो आमतौर पे लॉ स्टूडेंट, लॉ कॉलेज है, इसी तरह के फंक्शंस में जाते, वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो शरीक नहीं होते, क्योंकि वो समाज से दूरी बना के वो रखना चाहते हैं। तो ये वाला जो अलूफनेस वाला सवाल है कि जज का जो प्राइवेट आचरण है वो कैसे होना चाहिए, और क्या प्राइवेट आचरण मतलब अब इतना भी अलूफनेस रखे कि वो अपने घर में पूजा भी ना करे, तो ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बहस को जन्म देता है, ये जो विवाद हुआ है ये। जी, और इस पर जैसा आप बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से भी जो रिएक्शन आए, BL संतोष ने कहा कि रोना शुरू हो गया, शिष्टाचार, सौहार्द, एकजुटता, राष्ट्र यात्रा में, ये इंदिरा जयसिंह के जवाब में वो कह रहे थे, यात्रा में सहयात्री, ये सब इन वामपंथी उदारवादियों के लिए अभिशाप हैं। साथ ही ये सामाजिक मेलजोल नहीं था। बार बार यही बात कही जा रही है कि एक सामाजिक मेलजोल नहीं था, बल्कि एक समर्पित गणपति पूजा को पचाना बहुत मुश्किल है, कोई नैतिक कंपास नहीं है। एक बार गहरी सांस लिए। खैर BL संतोष कह रहे थे। शहजाद पूनावाला ने भी यही कहा कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। कई मौकों पर न्यायपालिका और राजनेता एक साथ मंच साझा करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए भी, क्योंकि हम अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मंच तो साझा करते रहे हैं जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए फंक्शंस में, या फिर CJ चंद्रचूड़ जो है वो दूसरे फंक्शंस में नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक प्राइवेट सेरेमनी की बात हो रही है, नहीं तो वही मैंने आपको बात कही ना कि बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। देखिए सेकुलरिज्म से ज़्यादा ये बहस जो है ये गलत दिशा में जा रही है। मेरी नज़र में बात वो है कि भाई क्या आप वो जैसे मनन मिश्रा जो कि अब तो राज्यसभा में बिहार से बीजेपी के सांसद बन गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, तो उन्होंने एक बात ये कही कि अगर मान लीजिए उनको किसी केस के बारे में चर्चा ही करनी है तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ़ोन पे मतलब उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कॉल कर सकते हो, क्योंकि उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो उनका कहना ये कि अगर प्रधानमंत्री की मंशा यही रहती है कि भाई अगर उनको कोई प्राइवेट बात करनी है या कुछ कहना है तो वो उसके लिए वहाँ पर उनके घर पे जाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात भी आ ही रही है कि भाई अगर मान लीजिए कोई केस को प्रभावित करना है तो क्या ये वहाँ जाना ज़रूरी है, वो बिना जाए भी आप कर सकते हैं। हालांकि फिर भी आप एक कह सकते हो कि अगर कोई आपके घर में मेहमान बन के आता है तो आपका उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड होगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि मैंने किसी को बुलाया, वो मेरे घर पे आ गए, तो हमारी एक इमोशनली आपको आपके फैसले को वो चीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ निधि कि ये जो बात है, सवाल यही है कि जजों को समाज में घुलना मिलना चाहिए, नहीं घुलना चाहिए। अब क्या ये उतना घुले मिले, मान लीजिए वो घुल मिल भी सकते हैं और फिर भी वो अलूफ रह सकते हैं, क्योंकि फाइनली तो उनको फैसला करना है, उसी में वो करें। और आप जिस युग में हम रह रहे हैं वहाँ पर अलूफ रहना भी इतना आसान नहीं है, जबकि आप सोशल मीडिया में रियल टाइम कमेंट्री हो रही है आपके फैसलों की, आपके आचरण की। जैसे अब इसी को ले लीजिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले तो ये माना जाता था कि जज अखबार भी ना पढ़े, टीवी भी ना देखे, लेकिन अब अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें ये कितना अलूफ रखा जा सकता है, कितना अकेले रखा जा सकता है, ये देखने वाली बात है। जी, तो आपने सुना, हमने जजों के आचरण पर प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, CJ चंद्रचूड़ के घर, क्या कोई राजनीतिक चश्मों से उसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जजों के आचरण और अन्य इससे जुड़े हुए विषयों पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी का हमारे साथ पूरा इस खबर का विश्लेषण देने के लिए। फिलहाल इस बातचीत को हम विराम देंगे और एक नई बड़ी खबर पर फिर लौटेंगे। Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics.